हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आपको मुसलसल इजराइल फिलिस्तीन जंग और उसके आसपास के तमाम इलाके की बड़ी खबरें, मुसलसल अपडेट आप तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें भी मैं करा रहा हूं ताकि आप हर पहलू से हालात को समझ सकें। क्योंकि जिस तरह से प्रोपेगंडे के जरिए हारे हुए को जीता हुआ और जीते हुए को हारा हुआ दिखाने की कोशिश हो रही है, जिसमें हमारा भारत का गोदी मीडिया भी बराबर का शामिल है, उसमें सही सिचुएशन समझना अपने आप में एक मुश्किल काम हो गया है। और ये जो काम पत्रकारों को करना होता था, सही और गलत खबर को छांट करके आप तक पहुंचाने का, अब देखने वालों को खुद होशियार रहना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि ये गोदी मीडिया जो जंग के पहले दिन से ही नेतन्याहू की गोद में जाकर के बैठ गया था, उनसे कहां सच्चाई आप तक पहुंचेगी। बहरहाल आज फिर हम एक बार फिरोज मीठी बोरवाला साहब से मिल रहे हैं, जो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के, और 2010-11 में कॉन्वॉय टू गाजा और ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम, उसमें बहुत ही लीडिंग रोल उन्होंने अदा किया था। और इस जंग के शुरू से अब तक बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तेहरान, इस्तांबुल, मॉस्को, कराकास, बहुत जगहों पर वो कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते रहे हैं। और बिल्कुल जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है जर्नलिस्ट, समझता है, तकरीबन उसी तरह से उस इलाके के लोगों से बराबर राब्ता है फिरोज मीठी बोरवाला साहब का। बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पिछले कुछ दिनों में जो वाकयात हुए हैं, उसमें एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कि ट्रंप ने कह दिया कि ये गाजा जो है हम ले लेंगे और हम उसको डेवलप कर लेंगे। उसके बाद उससे उन्हें पीछे हटना पड़ा, यानी वो अपनी बात पर नहीं टिक सके 24 घंटे भी। उसके बाद उन्होंने दूसरी धमकी दे डाली हमास को कि सैटरडे 15 फरवरी तक दोपहर 12 बजे तक सारे इजरायली कैदी छोड़ दो, और साथ साथ ये कहा एक एक दो दो नहीं, सारे छोड़ दो, नहीं तो कयामत ढा दी जाएगी, हेवन विल ब्रेक, इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन उससे भी अब वो पीछे हट गए। सैटरडे में इजराइल के 3 कैदियों को हमास छोड़ रहा है, और लगता है कि फिलहाल उसी जंगबंदी के उसी शराइत पर इजराइल और खुद अमेरिका भी जाहिर है उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आप इन हालात को? ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से बेचैनी बढ़ी है, कभी लगता है कि ये अमन को आगे बढ़ाने वाला है, कभी लगता है कि ये जंग आगे बढ़ाने वाला है। आखिर अब तक आप क्या समझे ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं? ट्रम्प के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था, और कि वो कब क्या बोलेगा, करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं, उसको भी नहीं पता होता है वो क्या करने वाला है। ओके। मगर पॉइंट है कि आज जो रेजिस्टेंस ने, हमास ने, गाजा के लोगों ने जो खड़े होकर बता दिया है कि हम लोग झुकने नहीं वाले हैं, उसके सामने ट्रम्प को भी झुकना पड़ा, उसके सामने नेतन्याहू को झुकना पड़ा। इसलिए बार-बार बोलता रहा कि निर्णायक जो फोर्स है, अभी रेजिस्टेंस है, पैलेस्टीनियन हो, हिजबुल्लाह हो, इराक का हस्टल शाबी हो, ईरान हो, यमन हो, और इस सीरिया में रेजिस्टेंस वापस शुरू करने खड़े होने लगा है। ये निर्णायक फोर्स है जो तय करेगा कि इस इलाके का क्या होना है। अमेरिका वगैरह का तो रोल हम लोग पहले से जानते हैं। पॉइंट है कि ट्रंप के आने के बाद 15 दिन के अंदर ट्रंप ने उसका जो भी गुड कैपिटल था वो उसने खो दिया है। खास करके उसने जब बोला था कि मैं गाजा को क्लीन आउट करूंगा, और ये जैरेड कुशनर के शब्द है, उसका जो सन इन लॉ जो यहूदी है, और मैं तो बोलता हूँ कि ट्रम्प भी यहूदी बन चुका है, वो 2017 की भी खबर है, उससे पुरानी भी खबर है, उसकी बेटी भी यहूदी है। ओके। और जैरेड कुशनर तो मेरे हिसाब से ट्रम्प का हैंडलर है, जैसे एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाइडेन का हैंडलर था। है। तो बेसिकली ट्रम्प ने जब ये कहा कि गाजा का क्लीन आउट करना है, तब से उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग खत्म हो गई, क्योंकि उसके वेस्टर्न एलाइज उसके सामने खड़े हो गए। यूके, फ्रांस, जर्मनी जो उसके साथ खड़े गाजा की बर्बादी में, उनको ही बोलना पड़ा कि ये प्लान के साथ हम लोग नहीं है। तो पूरे दुनिया भर में से उसका विरोध हुआ। दूसरी बात कि उसके बाद में बोला कि नहीं, आई एम नॉट, नहीं, ही सेड आई विल बाय इट, वी विल ओन इट, अमेरिका विल खरीद लेगा, हम लोग उसको ओन करेंगे। अरे कहां से ओन, किससे खरीदोगे भाई? तो उसने बोला नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, आई विल हैव इट, आई विल टेक इट, आई विल चेरिश इट। अरे भाई, ये कोई प्रेसिडेंट बोल रहा है, कोई 5वीं क्लास का कोई बच्चा बोल रहा है, मतलब ये किस किस्म का आदमी को प्रेसिडेंट बनाया है? वैसे अमेरिका की औकात ही हो गया कि ऐसी किस्म के लोग चला रहे इस देश को। तो पॉइंट इज के ट्रम्प
गाजा के ऊपर तो पूरा एक्सपोज हो गया। बाद में प्रेशर करने के लिए उसने जॉर्डन के राजा को बुलाया। प्रेसिडेंट सीसी तो आने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने क्लियर कर बोला कि हम किसी को डिस्प्लेस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी गाजा को खाली करो, वेस्ट बैंक को खाली करो, हम लोग उसके लिए तैयार ही नहीं है। जॉर्डन के राजा ने सामने बैठा तो बोला ट्रम्प पीस ऑफ मैन वगैरह वगैरह, और एक एक लिटिल बोलने के लिए उसने बोल दिया कि 2000 घायल बच्चों को या जो कैंसर वाले बच्चे उनको हम लोग लेंगे। बाद में जॉर्डन के राजा का जो ट्वीट आया कि हम लोग क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम लोग ये पूरे ट्रम्प प्लान के खिलाफ है, कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी पैलेस्टाइन पॉपुलेशन के लिए हम लोग तैयार नहीं है। और प्रेसिडेंट सीसी तो इजिप्ट के आए नहीं, मगर ये कोई जॉर्डन या सीसी का कोई दिल बदला है या कुछ और हिम्मत आई, वो भी इतनी बात नहीं है। वो भी अपनी गद्दी बचा रहे, क्योंकि आज 70% पॉपुलेशन जॉर्डन का पैलेस्टाइन है। अगर डिस्प्लेसमेंट गाजा का होगा तो कल जाके वेस्ट बैंक का भी होगा। और जो एरियल शेरॉन का प्लान था कि बेसिकली जॉर्डन इज पैलेस्टाइन, जॉर्डन को ले लो, पैलेस्टाइन बना दो, पूरा पैलेस्टाइन इजराइल, वो प्लान की तरफ मतलब किंग हुसैन की सत्ता भी गई, तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए करे। और प्रेसिडेंट सीसी को भी पता है कि अगर ये हमास वगैरह को पूरा साइना में डाल दिया तो कल जाके कायरो के वांदे होने वाले, और इजिप्शियन आर्मी में बगावत हो सकती है। ये पोजीशन में आज पुशबैक हुआ है, जहां तक जॉर्डन, इजिप्ट और अरब लीग का है। 23 फरवरी को उनकी मीटिंग वो देखेंगे। उसमें जो खतरनाक रोल है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलाय है आज इजराइल का। ओके, और अभी एक खबर आई कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बोलना है कि अगर अरब लीग के मीटिंग में डिस्प्लेसमेंट की बात होगी कि वी आर अपोज टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गाजा, तो उसके साथ में नहीं हूं मैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ हूं, मतलब जबरदस्ती डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ हूं। अगर फिलिस्तीनी लोग खुद जॉर्डन और इजिप्ट जाना चाहे तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। तो यही बोला, मैं आऊंगा ही नहीं वो मीटिंग में। तो देखना है कि 23 फरवरी की और क्या एग्जैक्टली उनका रेजोल्यूशन निकलता है। मगर अरब लीग की तरफ से पुशबैक हो रहा है, वो लग रहा है इस बार। तो ट्रम्प वहां भी अटक चुका है। नेतन्याहू ने जो धमकी दी थी कि हम हमारे कुछ जो अभी निकले हैं वो तो न्यूरेमबर्ग, ऑश्विट्ज के लग रहे हैं। अरे भाई, तुमने जितने पैलेस्टाइन प्रिजनर्स को तुम्हारे जेलों में रखा है, टॉर्चर का हाल देखो, वो चल 2 कदम नहीं चल पा रहे। तुमने तो हिटलर से ज्यादा उनका टॉर्चर वगैरह किया है, बुरे हाल में बेचारे निकल। तो उसने वो मौका ढूंढने की कोशिश की कि मीडिया में वो सब दृश्य डाल दो कि हमारे लोग को वहां टॉर्चर हो रहा है। उसने कहा कि सबको छोड़ो वरना वापस वॉर चालू हो जाएगी। और उसने रफा में एक बॉम्बिंग भी चालू कर दी, हवाई जहाज घूम रहे गाजा के ऊपर। मगर हमास और रेजिस्टेंस पीछे नहीं हटा। वो बोले कि जो टर्म्स और कंडीशन से हम लोग ने सबको पाला है, जो टर्म्स और कंडीशन तोड़े हैं वो इजराइल ने तोड़े। और न्यूयॉर्क टाइम्स में उस पर एक आर्टिकल भी आ गया, या न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आ गया। मैं समझ गया कि अभी इजराइल पे भी प्रेशर आएगा, नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स इसके कोई खबर छापेगा नहीं। सो द पॉइंट इज, फिर ट्रम्प ने बोल दिया द गेट्स ऑफ हेल विल बी रिलीज। ओके, अरे इजराइल हेल है, इजराइल हेल ही मैं बोलता हूँ उसको। ओके, और जो ट्रम्प ने जो मतलब ये पूरा शैतान की तरफ, ये दोनों शैतान ही लग रहे, ट्रम्प और नेतन्याहू, जिन्होंने कहा कि ये द गेट्स ऑफ हेल विल बी रिलीज ऑन द पीपल ऑफ गाजा। तो 2 दिन के अंदर आफ्टर द अरब पुशबैक, आई थिंक जो अरब लीग में उसके की एलाइज है, जो अरब इब्राहिम अकॉर्ड्स के साथ है, उन्हें कहा होगा कि भाई तुम्हारे इब्राहिम अकॉर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे अगर इस शर्त तो तुम गए जो तुम करना चाहते हो। ये हो नहीं पाएगा, ये सीजफायर को कायम रखो, और कोई गाजा की आबादी पे हम लोग सहमत नहीं है। तो इसलिए ये सीजफायर का जो मामला है वो सैटरडे को तो 12 बजे का जो धमकी थी वो पीछे हट गए। कल से न्यूज आ भी गई कि बड़े लेवल पे कैंप्स और टेंट्स और खाना पीना सब अंदर जा रहा है। ठीक है, तो एक इजराइल को पीछे हटना पड़ा है, ट्रम्प को भी पीछे हटना पड़ा है, ये बड़ी बात है। और एक सबक है कि लोग तो खड़े हैं, अरब लीग के सरकारों को जरा और हिम्मत से काम करना होगा, अमेरिका के सामने खड़ा होना होगा। तो ये तो हुआ है पिछले 2 दिनों में, ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, ये अरब मुल्कों से, अरब लीग के मेंबर मुल्कों से आपको ये उम्मीद लग रही है अब भी कि वो अपनी कोई बात जोरदार तरीके से कह सकेंगे? क्या उसकी वजह क्या है? मतलब भरोसा खो चुके ये मुल्क। ये जंग के दौरान 15 महीने 16 महीने की जंग के दौरान सऊदी अरब ने इजराइल को हथियारों समेत सारी सप्लाई अपनी जमीन से भेजी है, तुर्की ने भेजी है, यूएई ने भेजी है, जॉर्डन ने भेजी है, जो इजराइल के इतना यानी गाजा के लोगों के कत्लेआम में इतने शरीक रह चुके। अब आपको किस बुनियाद पर उनसे उम्मीद है कि वो कुछ मजबूती से खड़े हो सकेंगे अपने पैरों पर? एक्चुअली सवाल उनका भी नहीं है। सवाल यह है कि इजराइल ने 15 महीनों में जितना करना था कर लिया, उसके बाद और क्या करेगा? ओके,
तो इजराइल के पास अभी स्ट्रैटेजी नहीं है। ट्रंप ने धमकी देकर देख ली कि भाई सबको हटाओ, नहीं तो ये होगा वो होगा, वो भी करके फेल हो गए। तो अरब देश जो खड़े वो तो गाजा की ताकत के ऊपर खड़े, उनकी खुद अपनी कुछ औकात नहीं, ना टर्की की है, ना सऊदी की है, ना यूएई की है, ना ये लोग की है, ठीक है। मगर ये लोग इतने स्ट्रांगली खड़े हैं कि इजराइल और अमेरिका के पास अभी जवाब नहीं कि गाजा क्या क्या किया जाए, ठीक है। अभी आप वेस्ट बैंक के हालात देखे, वहां जो भी खाली जमीनें हैं वो सेटल दे रहे हैं। ट्रंप ने जो सेटलर्स पे जो सैंक्शन डाले थे बाइडेन ने वो भी हटा दिए। बाइडेन ने भी जाते जाते बहुत लेट काम किया, वो कुछ मतलब का नहीं था, बहुत खतरनाक आदमी था बाइडेन, ठीक है। तो अभी पूरा आक्रमण एक्चुअली वेस्ट बैंक में हो रहा है जो जो अपने लिए खतरनाक है। ओके, सो द पॉइंट इज के अगर ये सिचुएशन में अरब, और ये एक सबक का टाइम है, मैं वही बता रहा हूँ, अगर अरब देश एक साथ खड़े हो जाए, ईरान और ये सब तो एक्सेप्ट तो खड़ा ही है, तो ये टर्निंग पॉइंट वाला भी मामला है, ये पूरा गाजा वॉर जो हम लोग जानते हैं। ओके, और उसी में ये बात आती है काजमी भाई के अभी नेतन्याहू बहुत ही डेस्परेट हो गया है, बहुत ही डेस्परेट है कि ये गाजा का 15 महीने का नरसंहार, ये धमकियां, मैं कल से वापस वॉर चालू करूंगा, ये सब अभी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल टोटली ओके। अमेरिकन कांग्रेस में कुछ सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन वो पेश करने वाले हैं कि ये सीजफायर वर्कर रहना चाहिए और गाजा के लोग डिस्प्लेस होने चाहिए। अमेरिका के कांग्रेस में ये प्रस्ताव आने वाला है अभी चर्चा के लिए। तो ये पुशबैक अमेरिका के अंदर भी चल रहा है, ठीक है। तो ट्रंप का ये जो पागलपन है या ये जो धमकी वाली राजनीति चलने वाली है नहीं, ओके। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अहमद भाई जो खतरा है कि नेतन्याहू के पास अभी स्पेस बची नहीं है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। अच्छा, नेतन्याहू के स्पेस नहीं बची। अब एक सवाल और उठता है कि ये जो अभी धमकी वापस ले ली एक तरह से, और सैटरडे में 3 कैदी उसी तरह से छूटेंगे इजराइल के जिस तरह से उन्होंने पहले तय किया हुआ था, तो ये ट्रंप के और नेतन्याहू की धमकी, और मुश्किल से 10-15 घंटे, 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि उन्हें अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डिफरेंट फेजेस जंगबंदी के हैं, जिसमें सभी इजरायलियों की रिहाई है, सारे इजरायली फौजियों की गाजा से वापसी है, ये शर्तें क्या पूरी होंगी, या फिर कुछ दिन बाद ये अपने कैदियों को रिहा करा करके फिर जंग शुरू करेंगे? वो पॉसिबिलिटी क्या कुछ है, क्या लगता है आपको? नहीं, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहला फेज हो जाए 42 डेज का फेज, उसके बाद नेतन्याहू क्या करता है वो भी देखना है। मगर मेरा इतना ही बोलना है कि वो और कितों को और क्या मारेगा, बिल्डिंगें किधर है और गिराने के लिए, तो क्या करोगे, ओके। तो अमेरिका की सोल्जर्स को जो ट्रंप अंदर भेज के मरवाने वाला है, क्योंकि मैंने तो अभी तक एक वीडियो नहीं देखा जहाँ इजराइल और हमास की फाइटिंग डायरेक्टली हो रही है, या इजराइल कहीं भी हमास के सोल्जर को मार रहा है, मुझे तो एक भी वीडियो नहीं दिखा। अगर हमास के बहुत वीडियो दिखे जो इजराइल के टैंक को उड़ा रहे हैं, वो लोग इजराइल के सोल्जर्स को मार रहे हैं, क्लोज कॉम्बैट में है, वो हमास के पास है, ठीक है। तो इजराइल का तो है कि ड्रोन और फाइटर प्लेन, उससे तुम नीचे की जंग तो जीत नहीं सकते, तुम्हारी टैंक्स को भी ये लोग ने उड़ा उड़ा कर आपको खत्म कर दिया है, ठीक है। तो इजराइल करेगा तो क्या करेगा? तो मेरा बोलना है कि इजराइल का जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है कि भाई लार्जर वॉर करो और ईरान के खिलाफ अमेरिका को उतारो, ओके। और उसके 2 तरीके हैं। मैंने पिछली बार ही कहा था कि ट्रंप ने एक मेमो साइन किया है, मतलब कोई ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें अमेरिका की जनता भड़क जाएगी और बोलेगा अभी ईरान पे वॉर करो, ठीक है। ये 2 कौन से हो सकते हैं? एक है ट्रंप की हत्या। ट्रंप ने एक मेमो लिखा है, खुद का गधे ने सुसाइड नोट लिखा है, बेवकूफ आदमी ने, कि अगर मैं मर गया, अगर मुझे किसी ने मारा उसका मतलब है कि ईरान ने मारा है, और उसके बाद मेरे मेमो में लिखा कि ईरान का सर्वनाश कर दो, ठीक है। तो ये तो मोसाइड के लिए उसने सुसाइड नोट लिख कर गया कि मोसाइड इसको मरवा देगा। और इजराइल इस किस्म के कामों में माहिर है। ये अब से पहले भी अमेरिका के पहले एक और सदर को वो मरवा चुके हैं। जी जी। तो ये मेमो तो बहुत ही अहम है। ये भी जैरेड कुशनर ने साइन करवा दिया, क्या हुआ? ये पता नहीं क्या, मतलब इतना बेवकूफ आदमी है वो। जैरेड कुशनर का ही रोल होगा, उसके बेटी का भी हो सकता है। एक आदमी लिख रहा है कि अगर मैं मारा गया तो ईरान दोषी है और ईरान का सर्वनाश करो, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो पहला ट्रंप पे जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था जिसमें उसके कान पे से गोली गई थी, वो तो एक यहूदी लड़का था। एक ही बार उसका नाम आया मीडिया पर, वो गायब हो गया।
अगर वो गलती से कोई मुस्लिम लड़का होता तो क्या दुनिया भर में और पता नहीं और 2-3 देश को जाके बाइडेन और ट्रम्प जाके अटैक करते, ठीक है। दूसरा जो मामला है कि नेतन्याहू ने वो भी पहले कर दिया है, 9/11 WTC पेंटागन पे अटैक, ओके। वैसा अगर कोई बड़ा आतंकवादी हमला करवा जाता है और ईरान के मुजाहिदीन खल्क जो है वो तो इनके साथ ही जुड़े हैं। पहले मुजाहिदीन खल्क एक आतंकवादी संगठन था, अभी मुजाहिदीन खल्क के दफ्तर तो मतलब वाशिंगटन में है और व्हाइट हाउस से ज्यादा दूर भी नहीं है, ओके। तो उन्हीं का इस्तेमाल करके बाद में चिट्ठी भी आ जाएगी, कुरान शरीफ का कॉपी भी होगा और सब कुछ हो जाएगा कि भाई हम लोग ने बड़े शैतान को मारा है, ठीक है। तो पॉइंट इज के कोई ना कोई क्राइसिस अमेरिका में पैदा करवाएगा नेतन्याहू, जिसमें अमेरिका को बाद में लेके जाएगा वॉर, क्योंकि उसके बिना ये मामला आगे बढ़ेगा नेतन्याहू, और वो जानता है। और उससे कम में इजराइल का वजूद बाकी नहीं रहता, आप ये कह रहे हैं जी, क्योंकि आगे बढ़ नहीं पा रहे ना। देखो वहां गाजा से आप गाजा के सामने हार गए, हारने का मतलब है आप लोगों को निकाल नहीं पाए, आप गाजा को टेक ओवर पाए, ठीक है। वेस्ट बैंक में संघर्ष जारी है, ठीक है। सीरिया के कुछ इलाकों के लिए मगर मैं मानता हूँ टेम्पररी है, क्योंकि सीरिया की जनता उठेगी एसटीएस के खिलाफ। जोलानी ने सीजफायर के लिए ट्रम्प को सलाम किया है, हमास को नहीं बोला है, ना गाजा की जनता को उसने विश किया है। ये तो जोलानी का हाल है। और आज एसटीएस के जो आतंकवादी है, जो कट्टर ये सब कट्टरवादी है, जो उनके एसटीएस के मानने वाले, वो सीरिया में लोगों को मार रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, ये तो इनका हाल है। इजराइल के खिलाफ एक बुलेट मारने के लिए तैयार नहीं, गोलान हाइट्स और ये सब इलाकों में। तो ये तो समझ आ गया कि एचटीएस और जोलानी प्रो सीरियन नहीं है, वो टर्की और इजराइल का काम कर रहे हैं। मगर सीरिया में अभी वो आंदोलन शुरू हो चुका है, लोग वापस हिम्मत करके सड़क पे भी आ रहे हैं और दे आर फाइटिंग एचटीएस एंड इजराइल बोथ। तो ये भी होगा। और आई थिंक अगर कोई बड़ी वॉर हो गई तो फिर तो सीरिया में वापस तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जोलानी जैसे लोग चलेंगे नहीं। और वो भी आप देखिए कि जोलानी का भी काम क्या है, लेबनान में जो हथियार आने चाहिए हिजबुल्लाह के लिए, उसको कट ऑफ करने का पूरा काम कर रहे हैं। और लगातार धमकी आ रही है कि जिस दिन जंग शुरू होगी तो इजराइल नीचे से हमला करेगा और हम लोग ऊपर से हमला करेंगे। उनका टारगेट तो ईरान और हिजबुल्लाह है, उनके टारगेट तो शिया है। ये हाईली सेक्टेरियन फोर्स है। कि कोई प्रो पैलेस्टाइन या कोई प्रो लिबरेशन, प्रो एंटी इंपलिस्ट फोर्स जरा भी नहीं है। ये एकदम ही किस्म के कम दिमाग के लोग हैं, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड लोग हैं, हम लोग जानते हैं इन सबको, अमेरिकन बैक फोर्स ही है, ओके। और अब और एक बात देखिए कि ट्रम्प कितना न्यूट्रलाइज हो चुका है लोग से। ट्रम्प बोलता रहा कि मैं आते ही जॉन एफ कैनेडी की फाइल्स खोली जाएगी, 9/11 की फाइल्स खोली जाएगी, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी की फाइल, हम लोग जानते थे कि जॉन एफ कैनेडी को इजराइल ने मरवाया था, मोसाद ने मरवाया था, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ थे। तो उसको सबसे बड़ा कारण है मरवाने का, वो है ये इजराइल लॉबी, जिन्होंने इसको मरवाया। तो जो ट्रम्प बोलता है मैं डीप स्टेट के खिलाफ हो रहे, डीप स्टेट तो इजराइली है तुम्हारे देश में, मोसाद ही चला रहे तुम्हारे डीप स्टेट को, तो क्या तुम निकालोगे, ओके। तो पॉइंट इज के अभी जो ट्रम्प ने जिनको अपॉइंट किया है ये डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करने के लिए, जॉन एफ कैनेडी फाइल, 9/11 फाइल एंड एप्स्टाइन फाइल, वो नेतन्याहू की अच्छी दोस्त है एड्रियाना लूला करके, ओके। ये ज़ायनिस्ट जू ही है, तो उसी के हाथ में आपने दे दिया कि भाई डीक्लासिफाई करो। तो बोल रही कि टाइम लगेगा, सभी डॉक्यूमेंट, अरे भाई 1960s का मैटर है, डॉक्यूमेंट तो सब एक साथ पड़े होंगे। तो उनका काम ये कि कहाँ काला मार्क लगाना है, रीडैक्टिंग जिसको बोलते हैं, तो वो जो पेजेस निकलेंगे उसमें 2-4 लफ्ज होंगे, बाकी का तो सब काला पोछा होगा उसमें, ओके। तो इसी से समझ में आता है कि ट्रम्प टोटली ये इजरायली जूइश लॉबी के हाथ में है। क्योंकि मेरा तो क्लियर कट है, मेरे पास एविडेंस भी उस बात का कि ट्रम्प हैज बिकम अ जू लॉन्ग टाइम अगो। उसका एक वीडियो है, या ट्रम्प बोल रहा है इलेक्शन के दौरान कि आई अपील टू क्रिश्चियंस टू वोट फॉर मी, आई लव क्रिश्चियंस बट आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। उसका वीडियो है। ट्रम्प खुद यहूदी है और इसीलिए उसने पिछली बार जेरूसलम को कैपिटल बनाया, इजराइल का एम्बेसी मूव की, सारे काम वो कर रहे थे, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म की। अच्छा, मैं एक चीज और अब एक चीज और समझना चाहता हूं मैं, ये जो अरब हुकूमतें हैं जो इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने वाले एचटीएस की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इजराइल के उसी प्लान का वो हिस्सा है जिसे एक बड़ी ख्वाब जो है उनकी ग्रेटर इजराइल वाली, तो जब उसको वहां सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये गाजा वाले मामले में जब अपने आप को जरा चोट लगती नजर आई तो अब ये तड़पने क्यों लगे, ये क्या है? मतलब
आधे हिस्से में, आधे प्लान में हम इजराइल के साथ हैं, आधे में हम साथ नहीं है, हमारे हुकूमतें गिर जाएंगी, इसके क्या मानी है? एक्चुअली इसमें एक एजेंडा है ग्रेटर इज़राइल का, दूसरा एजेंडा है ग्रेटर तुर्की का, न्यू ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है? तो गद्दाफी ने उनका एक वीडियो आया था गद्दाफी का, मुअम्मर गद्दाफी का, जो आदमी बहुत दूर का दिखते थे। उसने बोला कि तुम लोग हँसते रहो, मगर लेबनान, पैलेस्टाइन, खासकर लेबनान और सीरिया की बात की थी उन्होंने, कि ये जो इलाके इज़राइल और तुर्की के बीच में वो बचेंगे नहीं, अगर हम लोग ऐसे करते रहे। तो बेचारा बशर अल-असद भी हँस रहा था वो टाइम पे। ओके, तो एक जगह से तुर्की ने ऊपर के पार्ट एलेप्पो वगैरह ले लिया है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका कुर्दों ने ले लिया है, ठीक है? ये डेमास्कस वाला इलाका एसटीएस के हाथ में है और वो लगातार लताकिया, तार्तुस जो अलवी इलाके हैं वहाँ हमला कर रहे हैं। मगर सीरिया के ऑलरेडी 4-5 टुकड़े बन चुके हैं, ठीक है? तो ये अरबों का एजेंडा ये था, ये गल्फ कंट्रीज़ का, कि बशर अल-असद हट जाए, सीरिया वीक हो जाए, ठीक है? उसमें उन्होंने डील तुर्की के साथ भी कर ली और इज़राइल के साथ भी कर ली, क्योंकि कतर और सऊदी को एक पाइपलाइन चाहिए था वो टाइम पे से ही, जो कतर, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की होकर यूरोप जाए, जिसका बशर अल-असद ने विरोध किया था कि मेरी पाइपलाइन रशिया, ईरान, इराक वाली पाइपलाइन है। इसलिए कतर ने पूरी फंडिंग की थी इनको हटाने के लिए। यही कंट्रीज़ है जिन्होंने गद्दाफी को खत्म किया था। अमेरिका थोड़ी अलग था। उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी, कतर सब लगे थे गद्दाफी को हटाने के लिए। क्योंकि उनको सत्ता में ऐसे लोग चाहिए जो वीक हो, उनके कंट्रोल में हो, ताकि वहाँ का तेल उनके कंट्रोल में हो। क्योंकि अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल का जो कंट्री है वो तो लीबिया है, उसके बाद नाइजीरिया है। ठीक है? तो इसलिए इसमें इस्लाम, मुस्लिम, उम्मा कुछ उनका कैलकुलेशन नहीं है। उनका सीधा का सीधा नफ़ा, फ़ायदा और पावर और सत्ता, ये सब सऊदी, कतर वाले कंट्रीज़ के, उनके पास कोई प्रिंसिपल्स खास करके है नहीं। और अभी भी जो है वो तो प्रिंस सलमान ने बोल ही दिया था कि आई डोंट केयर टू मच फॉर पैलेस्टाइन्स, ये तो मेरी जनता उनके साथ है, तो मुझे को थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, ठीक है? मगर अभी तो उनका सेल्फ प्रिजर्वेशन का भी सवाल है। जैसे जॉर्डन के राजा के लिए, तो अगर वेस्ट बैंक की गाज़ा अंदर आ गई तो जॉर्डन तो गया, उसकी सत्ता ही गई, कुछ बचेगा नहीं। और सीसी के लिए भी वही पोजीशन है। आर्मी में भी बगावत हो सकती है। तो ये तो सेल्फ प्रिजर्वेशन का एजेंडा है, नहीं तो ये इज़राइल को तो साथ में मिलकर बहुत पहले निपट ले जाते। अच्छा, इस बीच में ईरान अपनी फौजी तैयारी मुसलसल आगे बढ़ा रहा है। उसने अभी पिछला हफ्ता 10 दिन गुजरा है, जिसमें वो इस्लामिक रेवोल्यूशन की 46वीं सालगिरह मनाई है। उसमें उन्होंने नए नए फौजी हथियार दिखाए हैं, बाकायदा ड्रोन का एक बेड़ा दिखाया है। जिस तरह से हवाई जहाजों का एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो ड्रोन का जो हथियार लेके जा सकता है वो दिखाया, और बहुत से हथियार दिखाएं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप जिस तरफ खींचना चाह रहे हैं उधर जाएगा ये इलाका, या ईरान जिस तरफ खींचना चाह रहा है वो कामयाब हो पाएगा? अभी आपको नियर फ्यूचर में क्या कोई बड़ी तब्दीली कुछ नजर आ रही है क्या? तब्दीली तो इतनी है कि ये पूरा सिलसिला वॉर की तरफ बढ़ रहा है। इज़राइल सॉल्यूशन चाहता नहीं, ना वो कभी चाहता था। उसको लग रहा कि अभी टाइम है कि ये मामला आगे बढ़े, क्योंकि नेतन्याहू क्राइसिस में आया था वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर को लेकर। उसने वो पूरे मैटर को पूरा इज़राइल का सर्वाइवल का मुद्दा बना दिया था। 7 अक्टूबर हॉलोकॉस्ट हो गया वगैरह-वगैरह, तो नेतन्याहू तो अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। ठीक है? तो नेतन्याहू का, जैसे मैंने कहा कि अभी उसका आखिरी टारगेट ईरान है, उसको लेकर वो अपना पूरा अभी जाल बिछाने का काम करेगा। या ट्रंप की हत्या करवा देगा, या 9/11 स्टाइल अटैक इन अमेरिका, ताकि अमेरिका फिर ईरान पे डायरेक्ट हमला करे, क्योंकि इज़राइल की औकात नहीं कुछ अकेले करने की। ओके? ना हथियारों की औकात है, ना पैसे की औकात है, सब बाहर से पैसा लेता रहता है और उसी से हो रहा है। इसलिए अमेरिका में गुस्सा भी बढ़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, कि हमारे आर्मी वेटरन्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उनको इलाज करने के लिए, और ये सब पैसा हम लोग इज़राइल दे रहे हैं। या फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ सर्विस है, वो उनके लिए फ्री है, हमारा पैसा वहाँ जा रहा है और हम लोग खुद हमारे लोग को नहीं दे रहे हैं। वो सब गुस्सा बढ़ रहा है। सो द पॉइंट इज़ के ईरान और यमन, ये दोनों देश है, ये तो दोनों देश है। मैं होपफुली यमन जाने वाला हूँ सना में, मार्च एंड की तरफ। 23 से 25 मार्च मेरा वहाँ एक विजिट है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। मगर ईरान और यमन तो 2 देश खड़े हैं। इराक के अंदर भी जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है, और आई थिंक वो टूटेगा, वो भी तोड़ना चाहते हैं। वो अमेरिका का भी अभी जो स्ट्रैंगल होल्ड है वो तोड़ना चाहता है, ठीक है? हिजबुल्लाह अपने आप को वापस रिबिल्ड बहुत जल्दी से करेगा। ना मैन पावर की कमी है, ना रिसोर्स की कमी है, वो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आक्रमण हुआ था हिजबुल्लाह पे, ठीक है? तो ये सब फोर्सेस तो खड़े, और हमास ने अपनी ताकत बता दी है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस लोगों ने अपनी ताकत बता दी है कि इतना करने के बाद भी हम बहुत मजबूत हैं।
सब उनके फाइटर्स ऊपर आ रहे, दिख रहे, लोग उनके साथ जुड़े हैं कि लोगों को बोलना था कि इतने नरसंहार के बाद हमास के खिलाफ गुस्सा होगा, कुछ नहीं है। जनता समझ रही है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्यों लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये पूरी तैयारी दोनों साइड की चल रही है। ओके। अच्छा, अभी एक ताजा खबर, एक तो वो सीरिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक मैप जारी किया है, जो क्रेडल ने रिपोर्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि गोलान हाइट्स अब सीरिया का हिस्सा नहीं है। अब वो नॉर्थ में अलेक्जेंड्रेटा एक इलाका है, वो जो तुर्की के कब्जे में 1939 से, वो भी अब सीरिया का हिस्सा नहीं है। तो वो एक तरह से टुकड़े टुकड़े करने की तो वो तैयारी पूरी तरह से है। एक दूसरी खबर भी आई 23 फरवरी को, अभी अगले हफ्ते हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का जनाजे का दफनाने का इंतजाम है, और उसमें तकरीबन 80 मुल्कों से मेहमान आ रहे हैं। 80 मुल्कों से, जिसको कल तक, बल्कि आज भी, अमेरिका और इजराइल टेररिस्ट कहते हैं उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। उस टेररिस्ट के लिए उनके हिसाब से 80 मुल्कों से नुमाइंदा आ रहे हैं। इसके क्या मानी है? नहीं, वही पॉइंट है एक्चुअली। हिजबुल्लाह तो 2006 की जंग के बाद मेन स्ट्रीम में आ चुके थे। हम जैसे लोग भी बहुत कम जानते थे, मगर 2006 के बाद ये हो गया था। और गाजा के बाद तो हमास भी आज मेन स्ट्रीम मूवमेंट के, फ्रीडम मूवमेंट्स में आ चुके हैं। ये लोग कुछ भी बोले, ठीक है। सो द पॉइंट इज के 23 फरवरी का जो दिन है वो आई थिंक दुनिया के लिए, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी दिन है। और ये बताता ही है कि हिजबुल्लाह आइसोलेटेड नहीं है, रेजिस्टेंस आइसोलेटेड नहीं है, लेबनान आइसोलेटेड नहीं है। लेबनान की जो सरकार है वो प्रो यूएस है, मगर वो कुछ रोक नहीं पा रही है। ओके। 43 किलोमीटर की एक एम्बेसी बनाई है बेरूट में अमेरिका ने, मगर वो ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उनका तो वो था कि सरकार में हिजबुल्लाह और अमाल के लोग ना हो, मगर वो भी नहीं कर पाए। ओके। तो द पॉइंट इज के जो पिछले 20-25 सालों में हिजबुल्लाह ने जो पूरा नाम कमाया है, ऑनर कमाया है, उन्होंने अपने मार्टरडम, उनके शहादत के बुनियाद पे और उनके करेज और विजन के हिसाब से, शेख हसन नसरत तो बहुत ही विजनरी लीडर थे। ओके। उनके जाने के बाद तो बहुत बड़ा सदमा हुआ था, मगर इतना है कि कार्डर बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब इनबिल्ट है कि अगर हमारे लीडर गुजर गए तो कौन तुरंत वो मैकेनिज्म टेक ओवर कर लेती है। तो कुछ ऐसा डैमेज संगठन को नहीं हुआ, मगर शेख हसन नसरत वंस इन अ लाइफ टाइम वाले आदमी है, बहुत ही यूनिक किस्म के लीडर थे वो। ओके। और खुद उनके बेटे भी वॉर में मरे, तो ऐसा नहीं कि वो बंगले में कोई स्विट्जरलैंड में रहते थे, और ये जैसे नेतन्याहू का बेटा फ्लोरिडा में रहता है और नेतन्याहू यहाँ मारता रहता लोगों को। ओके। आई थिंक इट शोज दैट Lebanon, the actual resistance is connected to all the major countries of the world, 80 countries जैसे आपने बोला, okay, and it should be a मतलब एक ऐतिहासिक दिन होगा पूरी दुनिया के लिए, and I was trying to maybe I'll go there, I'm trying to see if I can still get there, but that's another question altogether. Yes. अच्छा, आखिर में हमारे मोदी जी अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और वहां एलन मस्क के छोटे छोटे बच्चे उनसे खेलते हुए नजर आए। क्या कुछ है, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया मोदी जी के अमेरिका दौरे से भारत को? डिजास्टर मतलब मोदी की औकात ट्रंप ने बता दी, और उसका कारण मुझे लगता है कि अडानी जो ब्राइबरी स्कैम में फंसा अमेरिका में, उस मुद्दे पे अमेरिका ने बाद में मोदी को दबा दिया है। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग नहीं जानते जो वही लोग जानते हैं, मगर आज अडानी का हम लोग जो वार्न कर रहे थे कि वो भारत के लिए घातक साबित होंगे कभी ना कभी, तो वो जो ब्राइब दे रहे थे, वो जो उसका अडानी पकड़ा गया, आज अडानी को बचाने के लिए मोदी ने बड़े पैमाने पे इंडियन इंटरेस्ट को वहां सरेंडर किया है। आप सोचे कि कोलंबिया और वेनेजुएला के साथ भी वो नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ, कि हमारे लोग वहां से हथकड़ियों में, बेड़ियों में भेजे गए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया में उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, मगर मोदी के कारण दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट कम होती गई। आज भी दुनिया में महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी को लोग जानते हैं, मगर मोदी के 10 साल में भारत की इंटरनेशनल इमेज की बर्बादी हो गई है। हमारे राइट विंग इंडियंस है अमेरिका, कनाडा में मोदी मोदी चिल्ला रहे रहते हैं, मगर हम लोग दुनिया में घूमते हैं, हमको पता है कि आज इंडिया के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। ये गांधी और नेहरू वाला देश नहीं रहा, ये एक दलाल वाला देश बन चुका है, बनिया वाला देश जो बन चुका है, उसके अलावा कुछ है नहीं। ओके। आप देखिए कि एक छोटे से देश जॉर्डन के राजा को लेने के लिए ट्रंप दरवाजे पे आते हैं उसको वेलकम करने के लिए। मोदी के लिए कौन आया मुझे आज तक पता नहीं। कोई औरत दिख रही है, वही कुछ वेलकम के, कोई बड़ी अधिकारी भी नहीं थी।
या मार्को रूबियो भी आते, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बोला जाता था, मगर इमैनुअल मैक्रोन ने हाथ नहीं मिलाया साहब, वो वीडियो सामने आई है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस इंडिया के सामने छोटा सा मुल्क है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाता और गुजर जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर से हाथ बढ़ाते हैं कि शायद हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ जाए। तो ये अजीब, एक तरह से भारत के लिए ये बहुत ही अफसोसनाक कि मैक्रो और मोदी का डील था राफेल डील पे। पूरा जो राफेल स्कैम है उसमें मैक्रो मोदी के साथ खड़ा रहा, उसके बावजूद के कितने साल उसके तथ्य सामने आ गए। बहुत बड़ा स्कैम था, क्योंकि वो भी उसने अनिल अंबानी को दे दिया था। अनिल अंबानी की मोटर कार नहीं बढ़ा था, उसको एयरक्राफ्ट दे दिया था बनाने के लिए, फाइटर जेट। ओके, तो मैक्रो का गुस्सा है मोदी के खिलाफ, क्योंकि मोदी पुतिन के साथ खड़ा था रशिया के मामले। और वो टाइम पे मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा था कि एटलीस्ट उस मुद्दे पे मोदी सही कदम उठा रहा है कि वो रशिया के साथ खड़ा है, ठीक है। मगर वो भी लग रहा है कि इसलिए क्योंकि हम लोग को सस्ता तेल मिल रहा था, अंबानी और अडानी को फायदा हो रहा था, तो उसी हद तक मोदी के इंटरेस्ट थे, ठीक है। ब्रिक्स में भी जो रोल इंडिया को अदा करना चाहिए अभी तक तो हम लोग है, मगर ट्रंप ने तो डायरेक्टली मोदी को धमकी दे दी ब्रिक्स के बारे में, और उसने अपना मुंह नहीं खोला। और ट्रंप के पब्लिकली डॉलर वाले मामले पे जो बात कही गई वो बाद में कही, और भारत ने पहले ही कह दिया कि हम डॉलर के ऑल्टरनेट हम कुछ नहीं तलाश कर रहे। यानी धमकियां अंदर अंदर इतनी आ रही हैं, ये हम बाकायदा महसूस कर रहे हैं। और आपने जो इलॉन मस्क वाली जो बात बोली कि ट्रंप और मोदी की मीटिंग हो रही है, और मोदी अपनी पूरी टीम के साथ जाता है, और ट्रंप इलॉन मस्क और उसके 3 बच्चों को बुलाता है। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब क्या है ये सब? मतलब वो लोग ने मैसेज मोदी को दे दिया, भाई तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, चुपचाप हम लोग जो बोल रहे हैं सब करो। इसलिए अभी वो उनके F-35 फाइटर जेट्स खरीदने वाले जो फालतू फाइटर जेट्स है, सबसे दुनिया के महंगे, उसका कोई गारंटी नहीं, वो भी हम लोग को लेना पड़ेगा। बिल्कुल, हमको अमेरिका का महंगा तेल लेना पड़ेगा, ठीक है। रशिया के साथ बहुत सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, वो पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या मोदी ने नकारा है। मगर ये मोदी का विजिट इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, हमारे राष्ट्रीय सॉवरेनिटी के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि अडानी ने घोटाला किया है और वो पकड़ा गया है, और अडानी का पैसा मतलब मोदी का पैसा, इसलिए मोदी अभी खुद उनके जाल में फंस चुका है, अभी उनके मुट्ठी में आ गया है। तो वो लोग क्या क्या भी मोदी से करवाएंगे। और इसका मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि जो बाकी की भारत की राजनीतिक दल है या जन आंदोलन है, जब हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर लाया जा रहा था, तब हम लोग को सड़क पर होकर ट्रंप के पुतले जलाने चाहिए। इस बार इंडिया में ये सब हुआ नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता हम लोग खुद गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये तो अब से पहले भी हुआ है, ये तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो बहरहाल एक टफ मौका है भारत के लिए, विदेश नीति में भी और देश के अंदर भी जो हालात हैं वो हम सब देख रहे हैं। और मोदी जी ने सबसे पहले दिन 7 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा मुड़ करके देखें कि एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख लोग मारे जा चुके, क्या हम उसमें हिस्सेदार हैं? हमारी तरफ से हथियार भी गए, हमारी तरफ से एमुनिशन गया, स्पेन ने हमारे जहाज को रोका और हम मुसलसल सप्लाई करते रहे। क्या हमारे हाथों में भी फिलिस्तीनी गाजा के मजलूमों का खून है? ये एक बड़ा सवाल है गांधी जी के देश में रहने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीठी बोरवाला साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही जलते हुए सवालात हैं जिन पर वाकई गौर करने की जरूरत है, देश हित में, दुनिया के फायदे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कि आप इस पर अपने कमेंट जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मीठी बोरवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।